हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था बैंकों के विलय के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में। कल के वीडियो में ही हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों ने पहले देखा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर बैंकों का विलय देखा हम लोगों ने, और आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हम लोगों का उदारीकरण है और निजीकरण है और वैश्वीकरण है, इसे हम लोग जोड़ सकते हैं नई आर्थिक नीति से। कल का जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग नई आर्थिक नीति 1991 में जो आई थी भारत में, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले ये तीन बेसिक चीजें समझना जरूरी है जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता हुआ आया है। कौन कौन सी है वह? पहला है उदारीकरण, और दूसरा है हमारा निजीकरण, तीसरा है वैश्वीकरण। तो इन तीनों के बारे में हम लोग आज विस्तृत तौर पर बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं कि वीडियो में आज होने क्या वाला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन तीनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कब इनका विकास हुआ और कब आया, इन तीनों का एक दूसरे से संबंध। साथ ही देखेंगे उदारीकरण के तहत क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, निजीकरण के तहत क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और वैश्वीकरण के तहत क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब हम लोग निजीकरण के बारे में बात करेंगे तो उसमें निजीकरण और पूंजीवाद दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में यह होता है कि निजीकरण का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? पूंजीवाद होता है। क्यों? क्योंकि उस पर भी निजी स्वामित्व होता है और निजीकरण पर भी निजी स्वामित्व होता है, लेकिन इसमें जो सरकार की भूमिका होती है वह अलग होती है। किस वे में यह डिफरेंट होता है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। क्या है? बात करेंगे हम लोग उदारीकरण, क्या? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये जो तीन पॉइंट आप लोग देख रहे हैं यह इकोनॉमिक्स की एक तरह से हम लोग जान बोल सकते हैं, क्योंकि इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चेंज किया गया था। आइए इसके बेसिक लेवल पर बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? एलपीजी सिस्टम। एलपीजी सिस्टम का आशय है लिबरलाइजेशन, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी, तो इसे एलपीजी सिस्टम कहते हैं। अब बात करेंगे कि एलपीजी सिस्टम सर्वप्रथम आया कब था। देखिए हम लोग अब चलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में और उसमें बात करेंगे यूएसएसआर के बारे में। काफी लोगों ने सुना होगा यूएसएसआर किसे बोलते हैं? जो अविभाज्य रूस था, सोवियत रूस जिसे हम लोग कहते हैं। तो जब 1990 में क्या होता है कि सोवियत रूस का विभाजन होता है, जिससे कई सारी कंट्रीज निकल के आती हैं जो यूरोप में पड़ती हैं, ठीक, और एशिया में भी आती हैं। तो इस तरह से जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ तब नई आर्थिक नीति आई और उसी समय एलपीजी सिस्टम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यह तीन शब्द निकलकर आए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों को समझने का प्रयास करेंगे और इन तीनों का भारत में क्या योगदान है उसे हम लोग समझेंगे। हम लोग चलते हैं उस दौर में जब 1991 की क्या थी? आर्थिक मंदी आई हुई थी। उस समय सरकार किसकी थी? आइए एक एक पॉइंट समझते हैं फिर लिखेंगे। अभी समझते हैं सिर्फ। आप लोगों ने नाम सुना होगा पीवी नरसिम्हा राव। ये कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। और एक नाम बहुत फेमस आप सब सुने होंगे, मनमोहन सिंह, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी थे हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले। मनमोहन सिंह ये उस समय क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्या? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। चलिए हम लोग उस दौर में चलते हैं। 1991 का ये टाइम पीरियड है। कब का? 1991 का, ठीक। ये हुए हमारे पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसे हम लोग जोड़ रहे हैं एलपीजी सिस्टम से। देखिए सबसे पहले उदारीकरण को हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। उदारीकरण है क्या? उदारीकरण का आशय है कि विदेश नीतियों में क्या करना? बदलाव करना और उसे सरल बनाना ही उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण का शाब्दिक अर्थ ही यह होता है कि उदार प्रकृति रखना, विदेशों की
जो नीतियां हैं, सॉरी विदेश नीति जो है हमारे भारत की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से जो बिजनेस वगैरह किया जाता है विदेशों से, उनके बारे में जो नीतियां बना के रखी गई हैं, उसमें क्या किया गया, सरलता लाई गई। कैसे बात करेंगे, ये जो 1991 का टाइम पीरियड है, जब आर्थिक मंदी आती है, उसके पहले भारत हमारा आजाद हुआ 1947 में। उस समय हमारा विकास कैसे हो रहा था, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती थी, 5 ईयर प्लान, उसके माध्यम से देश का धीमी गति से विकास होता जा रहा था प्रत्येक क्षेत्र में। लेकिन 1991 में एक सदी ऐसी आई 1990 की, जिसमें क्या हुआ कि आर्थिक मंदी आ गई और भारत पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में टूट गया। उसका रीजन क्या था, भारत का पाकिस्तान के साथ 3 से 4 युद्ध होना, प्लस चाइना के साथ 1962 का युद्ध होना। इन युद्धों ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर को पूरी तरह से तोड़ दिया। तो क्या किया जाता है, जब 1991 का समय आता है तो भारत पूरी तरह से टूट चुका होता है, अर्थव्यवस्था एकदम डाउन हो जाती है, जीडीपी एकदम 0 लेवल पर चली जाती है। तो उस समय क्या किया जाता है कि भारत के पास जो विदेशी मुद्रा होती है, विदेशी मुद्रा वह भंडार होता है जिसमें प्रत्येक देशों की क्या होती है, मनी भारत में रखी जाती है। हर देश के पास एक विदेशी मुद्रा कोष होता है, उसमें विदेशों की मुद्रा रखी जाती है, जिसके माध्यम से अदर कंट्री से व्यापार किया जाता है। तो उस समय की सिचुएशन ये थी कि भारत में जो विदेशी मुद्रा थी, उससे केवल 15 दिन का खर्च चलाया जा सकता था। तो भारत में एक तरह से क्या हुआ कि विपत्ति टाइप की आ गई कि अब किया क्या जाए। फाइनेंस एकदम डूब रहा था। मिनिस्टर थे उस समय मनमोहन सिंह, इन्होंने कहा कि हमारी जो नीति चलती हुई आ रही है, आर्थिक नीति पुरानी हुई 1947 की, उसमें चेंजेस करने की जरूरत है। पहले का सिस्टम क्या था कि भारत में लाइसेंसिंग प्रणाली चलती थी। एक एक पॉइंट समझेंगे, चीजें क्लियर होंगी, स्टोरी के तौर पर लेके समझने की कोशिश करिए। देखिए, लाइसेंसिंग प्रणाली चलती थी। लाइसेंसिंग प्रणाली का आशय यह है कि अगर कोई भी विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती थी तो उसे लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, चाहे वह छोटा व्यापार ही करे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई फैक्ट्री आती है, उसे जूते का व्यापार करना है यहाँ, या फिर साइकिल बनानी है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए उसे लाइसेंस लेना पड़ता था, और छोटी छोटी वस्तुओं का भी उसे लाइसेंस लेना पड़ता था। तो लाइसेंस प्रणाली के तहत भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन कम हो रहा था। अगर जायज सी बात है, अगर फॉरेन इन्वेस्ट कम होगा तो कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से भारत में क्या हुआ, 1991 में एक नई आर्थिक नीति लाई गई और उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। इसमें विदेश नीति में छूट दी गई। उदारीकरण के तहत यह किया गया, लाइसेंसिंग प्रणाली को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कुछ सेक्टरों में ही लाइसेंसिंग प्रणाली को रखा गया, चाहे भारत का बिजनेसमैन हो, चाहे अदर कंट्री का हो। तो उसके लिए उदारीकरण की व्यवस्था अपनाई गई। तो उम्मीद करता हूं उदारीकरण भारत में कैसे आया, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, आप सब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं निजीकरण की, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ये टाइम उस समय का है जब 1990 की ही बात है। काफी सारे देश आजाद हुए थे, जो 20वीं सदी के मध्य में मतलब आजाद हुए थे। जैसे कि 1700 से लेकर 1700 से लेकर एक तरह से हम लोग देखें, सॉरी 20वीं सदी हम लोग देखेंगे 1900 से लेकर 2000 तक का जो टाइम पीरियड है, सॉरी 1900 से 2000 के टाइम पीरियड में जितनी कंट्री हमारी क्या हुई, आजाद हुई विश्व की, उन्होंने क्या किया कि पूरी तरह से सरकारी व्यवस्था पर निर्धारित थी कि मतलब जो भी विकास होगा वह गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। देखिए, बेसिक चीज समझने की कोशिश करेंगे, चीजें क्लियर होंगी। क्या हुआ कि निजीकरण कहां से स्टार्ट हुआ, जब देशों ने विकास करना शुरू किया आजादी के बाद, तो उन्होंने सरकारी भूमिका अपनाई कि प्रत्येक बिजनेस, प्रत्येक फैक्ट्रियां कौन करेगा, गवर्नमेंट डालेगा, उसके माध्यम से देश का विकास होगा। लेकिन उसी समय देखा गया कि जो बेरोजगारी थी, शिक्षा का दर था और कुपोषण था, इस पर पूरी तरह से क्या हुआ, नियंत्रण नहीं हो पाया देशों का। तो उन्होंने क्या किया कि निजी स्वामित्व की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। प्राइवेटाइजेशन का यह एग्जाम्पल ही होता है कि किसी निजी व्यक्ति के तहत या किसी निजी कंपनी के तहत जो सरकार से पूरी तरह से अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि सरकार का नियंत्रण हटाया जाता है। जैसे कि सरकार की कोई संपत्ति हो और उसे किसी व्यक्ति विशेष के लिए बेच दिया जाए, उसके कुछ शेयर दे दिए जाए, तो वह अपने तरह से विकास करेगा और देश की जीडीपी में ग्रो करेगा। तो इस तरह से निजीकरण लाया गया और निजीकरण से भी काफी सारा फायदा हुआ। आज भी आप लोग देख रहे हैं, एयर इंडिया हो गई, भारतीय रेल हो गई, इस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार में भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इससे जीडीपी बढ़ेगी, देश की वृद्धि होगी और पूरी तरह से क्या होगा, इसमें एम्प्लॉयज की भी संख्या बढ़ेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम होंगे बट
प्राइवेट तौर पर क्या होंगी, रोजगार आएगा, रोजगार भी मिलेगा। तो इसका विरोध करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आप लोग देख सकते हैं। बात करेंगे वैश्वीकरण के बारे में। अभी तीनों चीजें मैं लिखूंगा। वैश्वीकरण का आशय है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक करना, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक करना। जैसे भारत का एक वर्ड है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार की तरह है, इस भावना से कार्य करना क्या कहलाता है, हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे बेसिक तरीके से। अब हम लोग इसे लिखना स्टार्ट करेंगे। आइए बात करेंगे उदारीकरण के बारे में। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़कर देखने का यही आशय है कि चीजें कैसे भारत में लागू हुई। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में ही लाई गई थी, जब आर्थिक मंदी आई थी। ठीक है, आइए उदारीकरण से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उदारीकरण, उदारीकरण का शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने देख लिया, क्या था, सरकार द्वारा विदेशी व्यापार के नियमों को सरल बनाना। चलिए पहले पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसका, वही बेसिक चीज लिखेंगे। क्या है, 1990 से पहले, 1990 से पहले नियम तथा प्रक्रियाएं जटिल होने के कारण, नियम तथा प्रक्रियाएं जटिल होने के कारण एक देश द्वारा दूसरे देश में निवेश करना बहुत कठिन था। दूसरे देश में निवेश करना बहुत कठिन था। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब उदारीकरण आता है। जब यह क्या होती है, समस्या सामने आती है तो उदारीकरण लाया जाता है। उदारीकरण के माध्यम से क्या होता है, उदारीकरण के बाद विदेशी व्यापार को सरल बनाया गया। उदारीकरण के बाद विदेशी व्यापार को सरल बनाया गया। ठीक, अब लास्ट में हम लोग डेफिनेशन भी इसकी लिख देते हैं तीसरे पॉइंट के रूप में। तो वह क्या है, सरकारों द्वारा विदेशी व्यापार के नियमों को सरल बनाना। क्या, सरकारों द्वारा विदेशी व्यापार के नियमों को सरल बनाना क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग उदारीकरण को क्लियर हो गया। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, निजीकरण के बारे में। ये टंग प्रॉब्लम हो जाती है तो उस पर आप लोग फोकस नहीं करेंगे, चीजें समझने की कोशिश करेंगे बस। लिबरलाइजेशन, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, उदारीकरण अगर किया गया तो उदारीकरण के क्षेत्र कौन कौन से थे, किन क्षेत्रों में उदारीकरण अपनाया गया। तो एक बार इसके क्षेत्रों को हम लोग पहले देख लेते हैं। उदारीकरण के क्षेत्र, तो वो जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है उसे हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, और दूसरा हमारा कौन सा क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है निवेश क्षेत्र, निवेश क्षेत्र। उसके बाद टैक्स या कर क्षेत्र, साथ ही विदेशी व्यापार। इन सब में
उदारीकरण की नीति अपनाई गई। तो कुल 5 क्षेत्र थे जो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे निजीकरण के बारे में। आइए, निजीकरण निजीकरण को क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। ठीक, चलिए इसके पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि निजीकरण है क्या। ठीक, आइए समझते हैं। सार्वजनिक उद्योगों एवं प्रबंध में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना, ये इसकी डिफिनेशन हो गई। लेकिन इसके जो पॉइंट हैं उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि 1990 तक प्रायः सभी देशों विशेषकर कौन से लोकतांत्रिक और हमारा भारत भी कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक देश है ये। 1990 तक प्राय सभी देशों विशेषकर लोकतांत्रिक और 20वीं सदी के मध्य लोकतांत्रिक और 20वीं सदी के मध्य में स्वतंत्र हुए। देशों ने विकास हेतु क्या किया था? विकास हेतु सरकारी क्षेत्र अथवा राज्य की भूमिका पर अधिक बल दिया। सरकारी क्षेत्र अथवा राज्य की भूमिका पर अधिक बल दिया। ठीक है, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो इसी से रिलेटेड है। किंतु क्या हुआ? विकास नहीं हो पाया सही तरीके से, जैसे कि बेरोजगारी भी नहीं खत्म हो पाई, कुपोषण भी नहीं खत्म हुआ और गरीबी भी खत्म नहीं हो पाई। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि निजी क्षेत्र की तरफ अपना झुकाव बढ़ाया। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, निजी क्षेत्र क्या कर रहा था उस समय? निजी क्षेत्र प्रबंधन तथा लाभ के क्षेत्र में लाभ के क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभा रहे थे। अच्छी भूमिका निभा रहे थे। अच्छी भूमिका निभा रहे थे। ठीक, तो इतने पॉइंट किससे रिलेटेड थे? निजीकरण से संबंधित। इसके बेसिक पॉइंट थे। अभी हम लोग एक डिफिनेशन देखेंगे कि निजीकरण और पूंजीवाद में क्या अंतर। आइए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आप तबीयत इतनी सही नहीं लग रही है तो चीजें कुछ उच्चारण करने में क्या हो रहा है, असुविधा हो रही है, तो उसे आप लोग सही तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, जुकाम होने वाली है शायद। आइए बात करते हैं निजीकरण और पूंजीवाद में अंतर क्या है। देखिए, जो निजीकरण होता है इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। सारी संपत्तियों पर किसी विशेष व्यक्ति का निजी स्वामित्व अथवा किसी विशेष कंपनी का स्वामित्व हो सकता है, लेकिन इसमें सरकार की भी भूमिका होती है। नियम कानून सब सरकार ही लागू करेगा। ठीक, लेकिन जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जैसे हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे तो उसके प्रकार में हम लोगों ने कैपिटलिज्म पढ़ा था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो उसमें क्या है कि उसमें सरकार का कोई आधिपत्य नहीं होता, सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सारे नियम और कानून निजी स्वामित्व वाले लोग ही बनाते हैं, जिनके अंतर्गत अर्थव्यवस्था का विकास किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि पूंजीवाद को
निजीकरण से आप लोग नहीं जोड़ेंगे, यही कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसे आप लोग अपने माइंड से निकाल दें। पूंजीवाद वह है जिसमें क्या होता है, सरकार का कोई स्वामित्व नहीं होता, और जो निजीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें सरकार का स्वामित्व होता है, वह इसमें हस्तक्षेप कर सकता है और सरकार एक प्रतिस्पर्धी के रूप में भी कार्य कर सकता है। इसमें कोई फैक्ट्री सरकार भी डाल सकती है और एक दूसरे से क्या कर सकती है, कंपटीशन कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से इसे अलग रखेंगे। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या प्रमुख विशेषताएं? इसमें क्या है, रक्षा, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर निजी स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होता है, सरकार ही उस पर कार्य करती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं उन्हें हम लोग समझेंगे। सॉरी, देखिए, रक्षा, अंतरिक्ष कार्यक्रम, रक्षा, अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक, और उसके बाद नाभिकीय, नाभिकीय और नाभिकीय और परमाणु कार्यक्रम, कार्यक्रम इत्यादि। देखिए, इसमें वही चीजें हम लोग रख रहे हैं। यहां बताया गया है कि जो डायरेक्ट कंट्री के क्या से संबंधित है, रक्षा हो गया आपका, डिफेंस जिसे बोलते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम, नाभिकीय और परमाणु कार्यक्रम इत्यादि को क्या किया गया, राज्य के नियंत्रण में रखा गया। इत्यादि को राज्य के नियंत्रण में रखा गया। मतलब है तो निजी स्वामित्व, लेकिन इसके तहत भी निजीकरण, इन 4-5 चीजों का निजीकरण नहीं किया गया था। तो उम्मीद करता हूं कि इसे आप लोग याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन बनता है कि अंतरिक्ष का दे देगा आप लोगों को कि निम्न में से क्या निजीकरण से संबंधित नहीं है, या जिसका निजीकरण नहीं किया गया, तो उसमें 4 ऑप्शनों में इन्हीं 3-4 में से एक रख देगा, जैसे रक्षा, अंतरिक्ष कार्यक्रम या नाभिकीय परमाणु कार्यक्रम। तो ये सब उससे बाहर रखे गए थे, ठीक। एक और सब पॉइंट है, क्या लिखेंगे हम लोग, निजी क्षेत्र का व्यापक भूमिका पर प्रतिबंध रहता है। इसमें निजी क्षेत्र का व्यापक भूमिका पर क्या होता है, प्रतिबंध रहता है, पर प्रतिबंध रहता है। देखिए क्या होता है कि ये जो जितने भी चीज हम लोगों ने ऊपर लिखा है, जितने क्षेत्र हैं, रक्षा क्षेत्र हो गया, अंतरिक्ष कार्यक्रम हो गया, नाभिकीय और परमाणु कार्यक्रम हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र होते हैं, सेक्टर होते हैं, जिनमें अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, और इसके दुरुपयोग से भारत की छवि क्या हो सकती है, धूमिल हो सकती है विश्व के निगाह में, ठीक। तो इस वजह से इन सब का क्या किया गया है, रखा गया है, किसके तहत, सरकार के अंतर्गत ही रखा गया है, ठीक। और इसमें निजी क्षेत्रों का व्यापक भूमिका पर प्रतिबंध रहता है कि इन सब में इनकी कोई भूमिका नहीं होगी, ठीक। आइए अब एक बार हम लोग क्या करेंगे कि निजीकरण को शाब्दिक अर्थ इसका जो है उसे सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और करंट से उसे जोड़ेंगे। आइए बात करेंगे हम लोग। देखिए जो निजीकरण है इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है प्राइवेटाइजेशन। कोई भी सेक्टर ऐसा हो जिसमें सरकार की भूमिका हो और उसको पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो प्राइवेट सेक्टर में वो कन्वर्ट कैसे होता है, उसके कुछ शेयर जो होते हैं वो बेच दिए जाते हैं निजी स्वामित्व के अंतर्गत। आइए अब बात करेंगे हम लोग, बेसिक तौर पर एग्जांपल देकर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, ठीक, यह फैक्ट्री है और इस पर क्या है, गवर्नमेंट का क्या है, अधिकार है, सरकारी फैक्ट्री है ये।
तो देखिए यह सरकारी फैक्ट्री है, फिर भी इससे प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन इसमें किया जा रहा है। लेकिन जो भी आप अभी अगर देखें, जितनी भी चीजें आपके चारों तरफ हैं, जो सरकारी होगी वो प्राइवेट से क्या होगी, उतनी बेटर नहीं होती। सरकारी में क्या होता है कि इसमें प्रोडक्शन किया जाएगा, सिर्फ प्रोडक्शन होता है कि हाँ कार्य चल रहा है। लेकिन अगर इसी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, मतलब निजी स्वामित्व किसी एक विशेष व्यक्ति को यहाँ दे दिया जाएगा, तो उसके माध्यम से वह क्या करेगा, इस पर और लागत लगाएगा और चीजों को सही तरीके से क्या करेगा, प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा और वैश्विक लेवल पर भी अपना नाम कर सकता है। ठीक, तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन को, सॉरी, जो गवर्नमेंट की संपत्ति है इसे प्राइवेटाइजेशन के तहत हम लोगों ने देखने की कोशिश की। अब बात करेंगे एयर इंडिया की। देखिए अभी हाल ही में एयर इंडिया का भी क्या किया गया था, पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था, बेचा जा रहा है। आप एक बात बताइए, प्राइवेटाइजेशन से कुछ हानियां भी हैं, कैसे समझने की कोशिश करेंगे। मानिए कि भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, अंबानी। तो जो मुकेश अंबानी है, अब भाई अगर एयर इंडिया है या फिर कोई और सरकारी चीजें हैं, अगर उनकी बिक्री की जाएगी, बेचा जाएगा उन्हें, तो किसके हाथ में बेचा जाएगा, जो पैसे वाला व्यक्ति होगा। तो वह क्या करेगा कि पूरी तरह से इन फैक्ट्रियों का निजीकरण करके वह खुद और अमीर होता जाएगा। तो इससे अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वह और ज्यादा बढ़ेगी। आर्थिक नीति के तहत यह एक कमी जानी गई है कि अगर अमीर व्यक्ति के प्रति बेची जाएंगी चीजें, भाई गरीब इंसान तो खरीद नहीं सकता, अमीर ही लेगा। तो वह क्या करेगा को पूरी तरह से वह अमीर है और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। इस तरह से देश विकास नहीं कर पाएगा। इस तरह से हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन को सही तरीके से समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे वैश्वीकरण के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ठीक, यहीं पर एक एग्जांपल और देख लीजिए। सरकारी स्कूलें जो हैं और जो प्राइवेट स्कूलें हैं, दोनों में सबसे अच्छी व्यवस्था कहाँ की जाती है, प्राइवेट स्कूलों में की जाती है। पैसा ज्यादा लिया जाता है लेकिन वहां की सेवाएं भी, सर्विस भी अच्छी दी जाती है। तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में भी अगर आप लोग सही तरीके से समझ रहे होंगे तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। आइए बात करते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में, वैश्वीकरण के बारे में। बहुत ही इजी चैप्टर है, जितने भी पॉइंट हैं बहुत इजी हैं, समझने की कोशिश करेंगे सब याद हो जाएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप लोग भूल सकते हो। ठीक है, इसके लिए बात करेंगे हम लोग आगे। तो देखिए किसके बारे में बात होगा, वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। अब वैश्वीकरण का पहले हम लोग शाब्दिक अर्थ समझेंगे। संपूर्ण विश्व के एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करना। संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण को हम लोग एक नाम और देते हैं, वो क्या है, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का अर्थ यह है कि पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, चाहे वह एशिया के हो, चाहे अफ्रीका के हो, या फिर किसी भी कॉन्टिनेंट के देश हों, मानिए कि अगर 7 महाद्वीप हैं तो 7 में से जहां पर व्यक्ति निवास करते हैं, जहां की अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबको मिलाकर एक करना। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल दे सकते हैं किसका, यूरोपीय यूनियन का। यूरोपीय यूनियन का। यूरोपीय यूनियन एक ऐसा संघ है जो यूरोप की कंट्रियां हैं वो आपस में क्या की है, समझौता की है। ठीक, उन्होंने आपस में समझौता किया है कि इसके अंतर्गत जितनी कंट्री हैं, जितनी भी कंट्री हैं, ये एक दूसरे में आ जा सकती हैं। ठीक, यहाँ की संस्कृति का आदान प्रदान हो सकता है और किसी भी कंट्री को किसी भी कंट्री में व्यापार करने के लिए वही शक्ति प्रदान की जाएगी जो उसे अपनी कंट्री में दी जाती है, और वीजा भी नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि इनमें वीजा भी नहीं लगेगा जो यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ की जो कंट्रियां हैं उनमें जितनी भी कंट्री शामिल हैं, ये वैश्वीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूरोपीय यूनियन में जितनी कंट्री हैं यूरोप की, उसमें क्या किया गया है कि एक दूसरे में वीजा नहीं लगता, व्यापार का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कर, कोई टैक्स नहीं है, आराम से व्यापार कर सकते हैं, एक दूसरे कंट्री में आ सकते हैं, जा सकते हैं, वीजा भी नहीं लगता है। ठीक, तो इसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जो भारत की एक बहुत फेमस लाइन है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है।
ग्लोबलाइजेशन उसे पूरी तरह से क्या करता है, पूरा करता है। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक एक पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है संपूर्ण विश्व के एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित होना। संपूर्ण विश्व का एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में रूपांतरण लिख सकते हैं, बदलाव। ठीक, यह ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा, वैश्वीकरण कहलाएगा। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है, आइए समझेंगे इसे। वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश, जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र हम लोग लिखेंगे। एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और आगे चलकर सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं। इसे समझते हैं। वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सतत विकास, उसी तरह से सतत प्रक्रिया होती है। सतत प्रक्रिया का आशय यह है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा समाज है, इसे बनाए रखते हुए आगे बढ़ना और देश में, पूरे विश्व में क्या करना, जिन देशों में अगर वैश्वीकरण के तहत जो कंट्री आ रही हैं, उनमें आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। तभी वैश्वीकरण को पूरी तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि एक देश दूसरे देश की संस्कृति को भी अपनाए बिना किसी हिचकिचाहट के, उसकी राजनीति में भी योगदान करे, अर्थव्यवस्था में भी योगदान करे। तो यही हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। जैसे विश्व में कुल 7 कॉन्टिनेंट है, तो उसमें कितनी कंट्री है उससे मतलब नहीं है, एक कॉन्टिनेंट को एक देश के रूप में देखा जाए। ठीक, ये होता है ग्लोबलाइजेशन। तो उम्मीद करता हूं कि सेकंड पॉइंट आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट क्या है, वैश्वीकरण दुनिया भर में लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। सच में लग रहा है कि जुकाम होगा, क्योंकि नाक में जलन हो रही बहुत ज्यादा। आइए देखिए, मौसम चेंज हो रहा है तो आप लोग भी सही तरीके से बच के रहेंगे। ठंड भी बढ़ी हुई है और धीरे धीरे अब क्या है कि गर्मी का सीजन भी आने वाला है। तो आप लोग बहुत सही तरीके से रहें, बच के रहें। एग्जाम लगने वाले हैं, जिससे कि प्रिपरेशन में कोई भी समस्या ना हो। ठीक, तो वैश्वीकरण दुनिया भर में लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। मैं एक लाइन में डिफाइन कर सकता था, लेकिन मैंने 3 से 4 पॉइंट बनाने की कोशिश की है, जिससे कि ये मेंस में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो सारी चीजें अगर आप लोग यही सेम टू सेम लिख देंगे तो आप लोगों को सारे नंबर मिलने की पूरी संभावना है। ठीक,
तो ये हो गए 3 पॉइंट। अब बात करेंगे इसके चौथे पॉइंट के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भारत से रिलेटेड है। ठीक, चौथे पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही इजी है, सही तरीके से याद करना। मैं अभी वीडियो के लास्ट में तीनों को एक बार में रिवीजन करवा दूंगा आप लोगों का, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए बस। आइए, चौथा पॉइंट इसका क्या है? भारत की वसुधैव कुटुंबकम क्या है कि अवधारणा से जोड़ा जा सकता है, कि अवधारणा से इसे जोड़ा जा सकता है। किसको? ग्लोबलाइजेशन को। ठीक, तो इस तरह से कुल 4 पॉइंट थे वैश्वीकरण से संबंधित। आइए, मैंने आप लोगों से बोला कि मैं रिवीजन करवाऊंगा, एक एक करके तीनों को हम लोग एक बार में रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वीडियो को हम लोग वहीं पर समाप्त करेंगे। देखिए क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसकी उत्पत्ति कब हुई? एलपीजी के नाम से। ठीक है, तो यह हुई 1990 में, जब सोवियत रूस का क्या हुआ, विभाजन हुआ यूएसएसआर का 1990 में। फिर यह प्रक्रिया आई भारत में 1991 में, सबसे पहले उदारीकरण अपनाया गया और उसके तहत पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे 1991 में और मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो उदारीकरण क्या है? उदारीकरण विदेशी कानून के नियमों में क्या करना? ढील देना, सरल बनाना, उदारीकरण कहलाता है। सेकंड पॉइंट, निजीकरण। निजीकरण का मतलब यह है कि सरकारी स्वामित्व वाली चीजों को प्राइवेटाइजेशन करना, उसका किसी निजी स्वामित्व में बेचना, उसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक, वैश्वीकरण, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैश्वीकरण कहलाती है। आप लोग क्या करेंगे कि इन तीनों को किसी और बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे और मुझे नहीं लगता कि यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों का जितना भी कंफ्यूजन होगा वह दूर हो चुका होगा। कल का जो वीडियो होगा हम लोग उसमें बात करेंगे नई आर्थिक नीति के बारे में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए, वीडियो का आप लोगों को प्रॉफिट तभी पता चलेगा जब आप लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें।